हेलो जैन साथियों, देखिए इस सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल दिया है कि दो प्रकार के चावल पी और क्यू इनको मिलाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। यदि पी और क्यू को 3-4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो लाभ 10% का होता है, और अगर इसको 4-3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो लाभ 5% का होता है। तो लागत मूल्य का अनुपात बताना है। लागत मूल्य का अनुपात बताना है। सवाल को हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से करने का एक नुकसान ये होगा कि अगर यहाँ पर ये 3-4 है और यहाँ पर भी 3-4-3 है, 3-4 है, दोनों का योग बराबर है। अगर ये बराबर नहीं हुआ योग तो फिर दिक्कत आ जाएगी इसको बेसिक तरीके से करने में। तो हम क्या करेंगे सवाल करने के लिए, दो प्रकार के चावल जैसे पी और क्यू हैं, ये दो प्रकार के चावल हो गए। यहाँ पर इनको पहली स्थिति में मिला जाता है 3-4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 7। दूसरी स्थिति में इनको मिलाया जाता है 4 और 3 के अनुपात में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 7। यहाँ पर 7 से काटेंगे, यहाँ 7 एकम 7 एक बार जाएगा, उसको काटेंगे, यहाँ पर भी एक ही बार जाएगा ये। अब क्या करेंगे, 60 रुपये किलोग्राम में बेचा जाता है। पहली स्थिति में 10% का लाभ हो रहा है। अगर एस पी यहाँ पर 60 रुपये है तो सी पी कितना होगा, सी पी हो जाएगा यहाँ पर 60 गुणा 100/110 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कुल मिला के 600/11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 600/11। दूसरी स्थिति में अगर लाभ 5% का हो रहा है तब सी पी कितना होगा, 100/105। ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, इसके बराबर करने के लिए 600/10.5 कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, 10.5 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसको काटेंगे यहाँ से। ठीक है, 10.5 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा। हमारा यहाँ जो बचेगा सिर्फ 10.5 ऊपर बचेगा और 11 नीचे बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये गुणा करनी है हमें इसकी, 10.5 की इधर गुणा करनी है यहाँ दोनों में, और 11 की इधर गुणा करनी है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा जब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 या 30 और 3 पंजे 15, यानी कि 31.5 आ जाएगा यहाँ पर। 31.5 ही आ जाएगा, और इससे करेंगे तो 40 और 4 पंजे भी 42 ही हो जाएगा यहाँ पर। इसकी करेंगे 11 चौक 44 आ जाएगा यहाँ पर, और 11 तिया 33 यहाँ पर आ जाएगा। इनका जो डिफरेंस होगा ना, जो भी इनमें डिफरेंस होगा वही लागत मूल्यों का अनुपात होगा। ठीक है, वही लागत मूल्य का अनुपात होगा। तो इसमें जब डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 44 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, और आधा और घटा देंगे यानी कि 12.5, यानी कि 12.5 यहाँ बचेगा। और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2-7, यानी कि यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर 9 का डिफरेंस, तो यही जो अनुपात है हमारा, वो लागत मूल्य का अनुपात होगा। लागत मूल्य का अनुपात आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, इसी पर आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और आ जाएगा 18 यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा 18, यानी कि अनुपात जो होगा तो 25:18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से करेंगे सवाल को। मान लिया अगर ये अनुपात थोड़ा सा और चेंज हो गया तो सवाल हम करेंगे इसी तरह से, हमारा सवाल करने में आसानी होगी। लेकिन फिर हम उस बेसिक तरीके से करेंगे तो फिर ये बहुत टफ हो जाएगा, फिर और जा करके थोड़ा सा और कैलकुलेशन फालतू हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, अगले सवाल में दिया हुआ है कि ए बी सी इन्होंने क्रम से 63, 35 और 42 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें ₹5,120 का लाभ होता है तो बी और सी के हिस्से में अंतर बताना। बी और सी के हिस्से में यहाँ पर देखेंगे हम, अगर समय बराबर है, ठीक है, सबका तीन ए बी सी ने जो रुपया लगाया बराबर समय के लिए लगाया, अगर बराबर समय है तो यही हमारा अनुपात होगा, जो उसका लाभ का अनुपात होगा, इसी अनुपात में बटेगा वो। तो हो जाएगा 7×9 = 63 और 7×5 = 35 और 7×6 = 42, इसी अनुपात में बचेगा। ये लाभ बांटा जाएगा, 9×6 = 15 और 5 = 20, यानी कि 20 का मान आ जाएगा। ये 20 का मान ये आ जाएगा, या तो 2 का मान 515 और 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 216। 1 का मान यहाँ पर 216 आ जाएगा। सवाल में पूछा है बी और सी का हिस्से में कितना अंतर है, यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का, 1 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 216, इसका आंसर आ जाएगा। तरीका तो ये भी है करने का, लेकिन एक चीज़ है, असल तरीका होता है क्या है इसको करने का, जो रियल तरीका होता है इसका साझेदारी का। ए बी सी 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, इनमें पहले रुपये बांटे गए। रुपये इन्होंने लगाए 63 और 35 और कितना है 42, इस रेशियो में इन्होंने रुपये लगाए। टाइम कितना है, टाइम इनका बराबर है यहाँ पर, ठीक है, टाइम बराबर है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट समानुपाती होता है इनका। इसी गुणा करेंगे, 42 आ जाएगा यहाँ पर, 35 आ जाएगा और 63 आ जाएगा। हालांकि मैंने ही बताया था वही होता है, लेकिन तरीका यही होता है इसको करने का। यहाँ से काटेंगे 7 से, 7×9 = 63, 7×5 = 35 और 7×6 = 42। 9 इसका मान अभी मैंने बताया था, यह आ जाएगा यहाँ पर 20, 20 का मान कितना है यहाँ पर 5120 रुपये। 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 216 रुपये। 1 का मान ये 216 रुपये है। सवाल में पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, बी और सी का। बी और सी का डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 का मान ऑलरेडी 216 आ चुका है, तो यही हमारा आंसर होगा। 216 200, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे, यहाँ 216 256 आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर 256 आएगा ये। जब इसको काटेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 छंग 12 है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी काटा था, इसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 256 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दिया हुआ है कि इत्तिका ने 9% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि निवेश की और 3 वर्षों के बाद ₹810 का साधारण ब्याज अर्जित करती है। 4% यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो समान समय अवधि में उस राशि पर इत्तिका ने कितना अधिक ब्याज अर्जित किया। साधारण ब्याज का एक चैप्टर ऐसा है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक चैप्टर ही खुद ही शॉर्ट में होता है। इसमें ज़्यादा एक ही फॉर्मूले में सभी आंसर आ जाते हैं, इसलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता तो नहीं है। हालांकि ये सवाल भी शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये पहले बार में 9% थी, टाइम 3 था। दूसरी बार में इन्होंने जो है 4% अधिक कर दिया, यानी कि 13% हो गया। टाइम फिर भी 3 का है। तो यहाँ पर जो राशि होगी, जो भी ब्याज होगा, ये ब्याज ही होगा यहाँ पर, ठीक है। 9×27 हो गया यहाँ पर, और ये 13×39 रुपये ये ब्याज हो गया यहाँ पर। तो कितना अधिक ब्याज पा रही है यहाँ पर ये? तो ये पा रही है यहाँ पर 3, 9, 12 रुपये का ब्याज अधिक पा रही है यहाँ पर। पहली स्थिति में 810 रुपये जो था, ये 827 का मान है। 27 का मान जो है वो 810 रुपये है। 27×81, यानी कि ये 30 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 12 भी 30 गुना होगा। 30 गुना करेंगे तो 12×3=36, 360 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। 360 रुपये आ जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। शॉर्ट तरीका तो यह भी, लेकिन इतना ही पड़ गया जितना हमें नॉर्मल तरीके से पढ़ता उतना ही ये पड़ गया, ठीक है। इसलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता होती नहीं है करने की। तरीका क्या होना चाहिए हमारा? हमने राशि मान ली पी है, वो उसको अगर हमने 9% की दर पर लगाया और 3 वर्षों के लिए लगाया, तो उस पर ब्याज जो मिलेगा वो 810 रुपये का ब्याज मिला। यहाँ से काटे 9×27, 27×81, पी का मान जो आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। पी का मान 3000 रुपये आ गया। अब बोला है कि इसी राशि को, इसी 3000 रुपये को अगर मैंने 4% अधिक पर, यानी कि 13% की राशि पर लगा दिया, और टाइम वही है हमारा 3 साल का, तो हमें कितना रुपये का ब्याज मिलेगा यहाँ पे स्थिति में? काटेंगे इसको तो 13×3=39, यानी कि 3×3=9, 13×9 117 आ जाएगा, यानी कि 1170 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। सवाल में जो पूछा, ये पूछा है कि इस स्थिति में वो कितने रुपये अधिक अर्जित कर रही है। यहाँ पर कितना जी है? 360 रुपये अधिक है यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इसका नॉर्मल तरीका है करने का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया गया चित्र विभिन्न वर्षों में 4 शहरों के ये लाख का। ये मैंने इस सवाल को देखा था। इस सवाल में मैंने एक गलती पाई थी। यहाँ पर इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो इसकी मीनार सी दी हुई है यहाँ पर, ये देखो छोटी छोटी मीनारें दी हुई हैं। अगला सवाल है, एक किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ये 18 दिन पूरा कर सकता है, 20 से 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन 20 से कार्य शुरू करते हुए 31 दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सवाल में पूछा था कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखते हैं, ए जो कर रहा है वो 18 दिन में कर रहा है, और बी जो कर रहा है, तो बी कर रहा है वो 22 दिनों में। बी 22 दिनों में कर रहा है। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 22 गुणा, ये आ जाएगा 9। यहाँ पर 22 गुणा 9 आ जाएगा। मैंने कैसे कर लिया ये? पहले मैंने बड़ी संख्या रखी और मैंने देखा यहाँ पर मुझे क्या क्या गुणा करनी चाहिए, जो यहाँ पर 18 से भी कट जाइए, तो मुझे 9 रखना चाहिए, क्योंकि 9 से जब काटूंगा दो बार तो 2 से आसानी से कट जाएगा। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 आ जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम आ जाएगा 198 यहाँ पर। इसको काटूंगा यहाँ से तो यह कटेगा 11 बार, और ये कट जाएगा 22 नंबर 198। अब सवाल में बोला है कि इनकी इफिशियंसी आ गई, ए की और बी की, दोनों की इफिशियंसी यहाँ पर आ गई है। ए की आ गई है 11 और बी की आ गई है 9। अब बोला है कि अगर वो एकांतर दिनों में बी से शुरू करते हैं, यानी कि बी पहले काम करेगा और फिर उसके बाद ए करेगा 11, यानी कि टोटल काम जो होगा 2 दिन में 20 काम होगा। 9 और 11 20, यानी कि 20 काम जो हो रहा है वो तो 2 दिन में हो रहा है। हमें कराना है 198 काम, 198 काम कराना है। तो हमें यहाँ किस चीज़ से गुणा करनी चाहिए, किसके आसपास तक पहुँच जाए, तो हमें 9 से गुणा करनी पड़ेगी। 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी कि 180 काम हो जाएगा 18 दिन में। 18 दिन में 180 काम हो जाएगा। इसके बाद अब बारी आएगी बी की। बी करता है 9 यूनिट काम, तो यानी कि 189 काम हो जाएगा अगले दिन, यानी कि 19वें दिन। बचा कितना काम? अभी काम बच रहा है, यहाँ पर काम बच रहा है 98, यानी कि अभी 9 काम बच रहा है। तो इस 9 काम को जो करेगा वो कौन करेगा? ए करेगा। ए की बारी आएगी। ए की इफिशियंसी है यहाँ पर 11, और वो काम कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 19 सही 9/11, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी की आय 7, 9 और 12 के अनुपात में है, और उनके खर्च 8, 9, 15 के अनुपात में है। यदि अपनी आय का इतना बचा रहता है, तो किसको करते हैं? करेंगे हम ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं यहाँ पर। इनकी इनकम दी हुई है। इनकम किस अनुपात में दी हुई है? इनकम दी हुई है 7, 9 और 12 के अनुपात में। और इनकी जो खर्च है एक्सपेंडिचर, तो ये दिया हुआ है 8, 9 और 15 के अनुपात में। आगे सवाल में बोला है सेविंग, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो सेविंग बचती है इनकम में से, और खर्चों को घटाएंगे तो सेविंग बचती है। सवाल में अब हमें इसकी रेशियो में निकाल लेंगे। यही सवाल में पूछा है कि बचत का अनुपात कितना होगा, यही पूछा है इसमें। यहाँ पर हम पहले ए को बैलेंस कर लेंगे, इसको ए को बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? इस 7 की इस वाली में गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा 7, और इस 8 की इस वाली में गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 8 7 56 और 7 8 56, दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम अभी नहीं गुणा कर रहे, बाद में करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है, ठीक है। अगर वो अपनी आय का
आय कितनी है 4, बचा कितना रहा है 1, यहाँ पर कितना बचा रहा है 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है वो, ठीक है। अब गुणा करेंगे 8 चौक 32 से यहाँ गुणा करेंगे और फिर 7 21 से यहाँ गुणा करेंगे, जब घटाएंगे ना तो सेविंग बनती चली जाएगी हमारी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो कुल मिलाकर यहाँ 8 और 7 तो कॉमन आएगा और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 8 7 56 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणा करके भी देख सकते हैं। दूसरी जगह यहाँ पर 9 कॉमन है, यहाँ पर दोनों जगह 9 कॉमन आएगा और यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं, 8 चौक 32 और 7 21, 32 में से 21 जाए कितना बचेगा 11, 11 9 99 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, अब यहाँ गुणा गुणा करनी पड़ेगी, हालांकि 3 कॉमन है यहाँ से, वही बात है, ठीक है। 3 में गुणा करके इसको घटाएंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 69 आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर 69 बचेगा, तो ये 56 99 69 इनकी सेविंग का अनुपात आ जाएगा। इस तरह से सवाल को कर लेंगे। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाती है, तो 8 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन में दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है आयत की लंबाई एल होती है और चौड़ाई बी होती है, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका एल बी हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल एल बी। अब सवाल में बोला है कि अगर आयत की लंबाई, पहली कंडीशन दी हुई है पहली, अगर आयत की लंबाई जो है वो 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, एल प्लस 5 कर दिया जाता है और चौड़ाई को जो है घटा दिया जाता है, बी माइनस 7 कर दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल जो है एल बी वो कितना बढ़ जाएगा, वो 8 बढ़ जाता है यहाँ पर। इसको करेंगे हम थोड़ा सा ये करें तो एल बी हो जाएगा और ये माइनस का 7 एल हो जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 5 7 35 और बराबर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5 बी, ये आ जाएगा प्लस का 5 बी बराबर एल बी और प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ से एल बी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एल बी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5 बी माइनस का 7 एल बराबर ये 35 इधर जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस है तो इधर जुड़ जाएगा तो 43 आ जाएगा यहाँ पर। तो पहली कंडीशन तुम्हारी यहाँ पर एक ही आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या बात कह रखी थी, दूसरी कंडीशन में क्या रखे थे, यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, यानी कि लंबाई को 5 मीटर घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 8 मीटर बढ़ा दिया जाता है, बी प्लस 8 कर दिया जाता है, तो इसकी जो क्षेत्रफल है तो वो 33 बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये एल बी हो जाएगा और प्लस का 8 एल, ये आ जाएगा माइनस का 5 बी और ये आ जाएगा माइनस का 5 8 40, 5 8 ये 5 8 ये, ठीक है। और इधर आ जाएगा एल बी और प्लस का 33, इस बार भी एल बी से एल बी कट जाएगा तो यहाँ पर 8 एल माइनस का 5 बी और इधर जाकर के जुड़ जाएगा तो ये 73 हो जाएगा इधर जुड़ के। दूसरी कंडीशन जो आ जाएगी, तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर 8 एल, दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे समीकरणों को, ये 2 समीकरण हो गए यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये 8 एल में से 7 एल 1 एल बचेगा यहाँ पर, और इसको जोड़ेंगे 3 3 6 और 7 4 11 116, लंबाई तो आ जाएगी 116, लंबाई 116 आ गई। कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, एल का मान पहले में रख लेते हैं, 5 भी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे 7 6 42 और 7 एकम 7 और 1 7 4 11 और 7 एकम 7 और 1 800, 812 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर बार इधर 43 है। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, इसको जो जोड़ेंगे इधर आके जुड़ेगा ये, तो 5 और 5 855 बनेगा यहाँ पर। बी का मान कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 बचेंगे 3 5 7 35 और 5 एकम 5, यानी कि बी का मान 171 हो जाएगा यहाँ पर। बी का मान 171 आ गया और एल का मान 116 आ गया, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि मूल आयत का परिमाप कितना है, तो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 12 प्लस बी, 12 प्लस बी होता है आयत का परिमाप, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा, यहाँ पर 7 बनेगा और ये 8 और 287 बनेगा, 287 को डबल करेंगे, 2 7 14 2 8 16 और 1 17 और 2 3 4 1 5, 574 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। इसमें शॉर्ट तरीका तो कोई है नहीं, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन दी हुई है, इस तरह से दिया हुआ, जितना शॉर्ट करेंगे जितने ट्रिक लगाएंगे उतना ही ये गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो इसलिए ये बेसिक तरीके से कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक खरगोश का उसी के 60 छलांग पहले से एक शिकारी कुत्ते द्वारा पीछा किया जाता है। जब खरगोश 4 छलांग लगाता है तो शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। एक छलांग में खरगोश इतना चलता है और कुत्ता इतना चलता है, तो कितनी छलांग में शिकारी कुत्ता खरगोश से आगे निकल जाएगा, ये सवाल में पूछा है। यहाँ पर खरगोश है, यहाँ पर डॉग है ये, और यहाँ पर रेबिट है खरगोश यहाँ पर, ठीक है। 60 छलांग पहले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 60 छलांग है। किसकी 60 छलांग, खरगोश की 60 छलांग। सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक छलांग में जो है खरगोश 7/4 मीटर जाता है, एक छलांग में जाता है 7/4, तो 60 छलांग में कितना जाएगा, वो 60 में जाएगा, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, ये बचेगा 15 सत्ते 105, यानी कि 105 मीटर की दूरी है यहाँ पर, 105 मीटर की ये दूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कुत्ता जो है, जब खरगोश 4 छलांग लगाता है तो कुत्ता 3 छलांग लगाता है,
कुत्ता 3 छलांग लगाता है और खरगोश 4 छलांग लगाता है यहाँ पर। और एक छलांग में खरगोश कितना जाता है 7/4। खरगोश जा रहा है 7/4 और कुत्ता जा रहा है 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों की इनकी गुणा करेंगे तो स्पीड बन जाएगी। गुणा करेंगे 11×3 = 33/4 और ये 7 बनेगी यहाँ पर। ठीक है, 33/4 और 7/4। ठीक है, ये इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। दोनों की स्पीड निकल गई, कुत्ते की भी और खरगोश की भी। अब इस दूरी को सापेक्ष में तय करना है, यानी कि आप आगे पीछे भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो यहाँ पर घट जाएगी। सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, यहाँ पर घटेगी। अगर आमने सामने भागते हैं कोई तो उनकी चाल जुड़ती है आमने सामने में, और आगे पीछे भागेंगे या दौड़ेंगे तो घटेगी। तो 7×4 = 28, यानी कि यहाँ बचेगा 5/4। तो सापेक्ष चाल बचेगी तो 5/4 बनेगी। सवाल में हमें ये देखना है कि कुत्ता जो है खरगोश को कितने समय में पकड़ेगा। कितने समय में पकड़ेगा, 105 मीटर की दूरी को 5/4 से तय करना है इस स्पीड से। तो आ जाएगा यहाँ पर 21 और 21×4 = 84, यानी कि 84 सेकंड में पकड़ लेगा इसको। यहाँ से वो कुत्ता जो है खरगोश को 84 सेकंड में पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देख के 84 सेकंड आंसर नहीं होगा, ये यहाँ पर 84 छलांग दी हुई है। बोला है कि कितनी छलांगों में, हमें आंसर जो निकालना है वो छलांगों में निकालना है, ना कि सेकंड में। तो 84 सेकंड में तो पकड़ लेगा उसको। कुत्ते की 4 छलांग है ना, ये 3 छलांग कुत्ते लगाता है, 3 छलांग 1 सेकंड में 3 छलांग लगाता है। तो 84 सेकंड में कितनी छलांग लगाएगा, 3 चौक 12, 3 24 और 25, यानी कि 252 छलांग में पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। पकड़ लेगा मतलब आगे निकल जाएगा, पकड़ने का मतलब और आगे निकलने का मतलब एक ही है। 252 छलांग में वो आगे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस डाटा का बहुलक बताना है। आसान क्वेश्चन है। बहुलक ये होता है कि सीरीज में जो भी अधिक बार आया होगा वो बहुलक होता है। यहाँ पर एक सबसे अधिक दिख रहा है, यहाँ पर ये एक के अलावा और भी कुछ इतना नहीं दिख रहा, तो इसका बहुलक एक ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 50 ये इस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। ये तो बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है 3 की घात 50 है यहाँ पर, और 4 की घात 40 है। इसके अलावा 5 की घात 30 है और 6 की घात 20 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तो आसान हो जाएगा। 3 की पावर 5 की बाहर ले जाएंगे 10 को, तो ये बहुत आसान बन जाएगा। 5 की पावर 3 और ये 10 हो जाएगा, और 6 की पावर 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 9×9 = 81 और 81 ये आ जाएगा 3×3 = 3, 3 × 8 = 24, 243 की घात 10 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 के बाद 256 आ जाएगा यहाँ पर। ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 125 की पावर 10 आ जाएगा, और ये 36 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सबकी पावर बराबर है यहाँ पर, तो ये सवाल में क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी पूछा तो ये हो जाएगी, और इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। तो 4 की पावर 40 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है इसका। सवाल में दिया है कि 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी भुजाओं वाले 3 ठोस हैं, इनको पिघलाया जाता है। ठीक है, पिघलाएंगे तो इसका आयतन कितना बनेगा, आयतन बनेगा 4 3 9 9 27, प्लस 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये कितना होगा 125। ठीक है, ये बन जाएगा। इसको पिघला करके इसको मिलाएंगे तो ये एक आयतन बन जाएगा। कितना बनेगा आयतन, 7 4 11 और 5 16 का 6, 6 2 8 और 2 10 11, और ये 216 बनेगा। तो ए का घन आ जाएगा 216, ए का मान आ जाएगा 6 यहाँ पर, यानी कि ए का मान 6 आ गया यहाँ पर। आगे बोला कि इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होगा, 6a², यानी कि 6×36, यानी कि 216 हो जाएगा इसका भी। 216 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करना है, दिया गया है कि 58 की पावर 0.5 बराबर x, और इस तरह से ही दिया हुआ है यहाँ पर। तो जेड का मान बताना है यहाँ पर। जेड का मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ है 58 की पावर 0.5 बराबर x होता है, और 58 की पावर 0.7 बराबर y है। x की पावर z और y की पावर 10 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने इसको यहाँ ऊपर कर लिया थोड़ा सा, ये तो हम यहाँ इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर x की पावर z और y की पावर 10 है, यहाँ पर ये खाली है, तो क्या हम दोनों तरफ चढ़ा सकते हैं, इसमें अपनी तरफ से कर लेंगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा। x की पावर z करेंगे यहाँ पर, तो 58 की पावर 0.5 यहाँ पर z आ जाएगा, और x की पावर z आ जाएगा, दोनों तरफ हम z चढ़ा लेंगे यहाँ पर। इधर भी ऐसा कर लेंगे, यहाँ पर 58 0.79
इसकी पावर यहाँ 10 करनी पड़ेगी, बराबर y की पावर 10 आ जाएगी। ऊपर भी हम ऐसा कर लेंगे यहाँ पर। अब ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर, ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। जब ये और ये बराबर हैं यहाँ पर, तो ये भी बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, इसको बराबर कर लेंगे। तो बराबर करेंगे तो 58 की पावर ये 0.5 Z आ जाएगा यहाँ पर, और इधर 58 की पावर 10 से अंदर बढ़ाना तो 7.9 आएगा यहाँ पर। ये 10 से अंदर जाएगा 7.9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो इसके जो घात हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। 0.5 Z बराबर 7.9 आ जाएगा। उसको हम जेड का मान निकालेंगे, ऐसे जेड का मान निकालेंगे तो 7.9 बटे यहाँ पर 0.5, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। 5 से इसको काट लेंगे, 5 कम 5 बचेंगे 2, और 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, यानी कि 15.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। इस सवाल को इससे दूसरी प्रैक्टिस में मैंने बताया था किस तरह से करना है इसको। मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम इसको बड़ी संख्या होगी, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं तो सबसे बड़ी संख्या निकाल देखेंगे पहले कितनी है। 85 37 है। 85 37 सबसे बड़ी संख्या है। तो मुझे पिछली बार निकाला था, तो यहाँ पर 85 37 को हम 41 से हम काट रहे थे यहाँ पर 85 37 को। तो 85 37 को काटने के बाद हमारा कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था हमारा 9 शेष बच रहा था यहाँ पर। ठीक है, 9 शेष बच रहा था, तो कुल मिलाकर हम इसको घटाएंगे तो 85 28 बचेगा यहाँ पर। 85 28 बचेगा, तो 85 28 जो है वो 41 से विभाज्य है। ठीक है, 85 28 जो है 41 से विभाज्य है। तो कुल मिला के ये तो है नहीं। ठीक है, हो सकता था ये भी विभाज्य हो, तो एक ये भी फायदा होता है। तो एक तो ये तो है नहीं हमारे, तो इसको तो हम कट कर देंगे। अब हम अगली संख्या उठाएंगे, हम अगली ले लेंगे ये वाली। ठीक है, 7995 इसमें से घटाएंगे हम। इसमें से हम घटाएंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर। 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, और यहाँ 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 533 बचेगा। अब हम 533 को देख लेंगे बस 41 से भाग करके। ठीक है, 41 से भाग करेंगे 533 को, 533 भाग करेंगे 41 का ना 41 आ जाएगा यहाँ पर। कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 ऊपर से 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 से चला जाएगा, 3 से 23। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है, क्योंकि अगर 533 कट रहा है तो ये संख्या पूरी भी कट रही होगी, क्योंकि 85 28 तो हमने इसमें से ऑलरेडी निकाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, 50 28 में से ये निकाल दिया है हमने। ठीक है, तो हमारे 533 है ना यहाँ पर, ये भी अगर ये कट रहा है तो ये संख्या भी कट रही होगी। ऊपर वाली कोई सी भी संख्या नहीं कट रही होगी। अगर हम इसमें से घटाएं 50 28 में से इनको घटाएं तो वो नहीं कट रही होगी, केवल एक सी संख्या कट रही है। तो मैंने पिछली वीडियो में इस तरह से पूरी तरह से बता दिया था ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक शंक्वाकार। अगर इसको अलग अलग करके देखेंगे ना, एक एक करके देखें तो बहुत समय लग जाएगा इसको करने में, इसलिए तरीका अच्छा तरीका है करने का। ठीक है, कर लेंगे इसको। अगला तरीका है कि क्वेश्चन अगला कि एक शंक्वाकार आकार का प्याला है, जब आइसक्रीम से भरा होता है तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है। यानी कि आकार का प्याला है किसके, आइसक्रीम के आकार का प्याला, इस तरह से। ठीक है, शंक्वाकार प्याला है ये। आगे बोला है कि जब इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है, आइसक्रीम से भरा होता है। तो जब आइसक्रीम इसमें भर दी है करके, यहाँ से ये आइसक्रीम भर दी हमने यहाँ पर इसमें, तो क्या होता है कि ये गोलार्ध के आकार का हो जाता है। जब ये जो हो गया गोलार्ध के आकार का हो गया यहाँ पर, ये गोलार्ध के आकार का हो गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, ये शंकु का आधार है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शंकु का आधार है, ये त्रिज्या है यहाँ पर, यानी कि आर का मान 3 दिया हुआ है। और इसके अलावा बोला है कि इसके शंक्वाकार की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है ये वाली, इस शंक्वाकार ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर। ये एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान 7 दिया हुआ है यहाँ पर। तो आइसक्रीम का आयतन बताना है, आइसक्रीम का आयतन कितना हुआ, तो इस तरह से ये होता है। पहली बात तो इसमें ये एक बार करके देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बना करके, उससे बना करके देखने से चीज़ समझ में आ जाती है। तो आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, आइसक्रीम का आयतन जो होगा वो अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन दोनों मिला करके होगा। पूरी आइसक्रीम बन गई। इस पूरी आइसक्रीम का आयतन पूछा है, तो हमें अर्धगोले का भी निकालना होगा और हमें यहाँ पर इसका भी निकालना होगा शंकु का। ठीक है, दोनों का हमें यहाँ पर आयतन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका आयतन को, इसको आयतन निकालने पड़ेंगे। गोले का आयतन कितना होता है, 4 बटे अर्धगोले का, अर्धगोला बनाया ना, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, और शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों का टोटल का पूछा है पर 1/3 पाई तो ऑलरेडी बाहर आ रहा है हमारा यहाँ पर 1/3 पाई, और अंदर आर भी आ रहा है, एक आर स्क्वायर भी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा आर प्लस, यहाँ पर बचेगा आर प्लस एच। ठीक है, ये आर प्लस एच बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मान रख लेंगे हम 1/3, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 3 9, और आर प्लस आ जाएगा 7 3 12। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से 21 तो यहाँ पर हो ही रहा है, और इसमें सब में नीचे 21 दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो नीचे 21 चाहिए तो हम इसको काटेंगे नहीं यहाँ पर।
यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो एक नो रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर जो नो है ये स्क्वायर में तो रखना पड़ेगा यहाँ पर एक नो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसकी 12 नंबर 108 और ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, यानी कि इसकी जब हम गुणा करेंगे, इसकी अब गुणा करके इसकी गुणा करनी पड़ेगी 108 की और 198 की। तो जो भी गुणा आएगी तो ऊपर वाली आ जाएगी, करके देख लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देंगे, एक पंसारी को क्रम से 60 रुपये 60 और 75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम को मिले, इतना होना चाहिए। तो एलिगेशन लगा देंगे इसमें, आसान है ये। तो ये 60 है यहाँ पर पहली किस्म और दूसरी 75 है और टोटल जो है उनका 65 है। कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि 2:1 के अनुपात में आ जाएगा। 2:1 के अनुपात में ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी आसान है यहाँ पर कि एक तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और धारा की विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। इन सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, US, DS, BO, W ये तरीका है हमारा करने का। इस तरीके से सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। और ये तरीका, ये US, DS, BO, W इसका क्रम भी यही होना चाहिए, क्योंकि क्रम यहाँ पर US जो है ये धारा की दिशा में चाल है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है, बोट की चाल और वाटर वेग, ठीक है, यानी कि धारा का वेग। ये तीनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा ये जो होता है US, DS से हमेशा बड़ा होगा, BW से बड़ा होगा हमेशा। यहाँ पर जो समय लगेगा विपरीत दिशा में, जो समय लगेगा यहाँ पर, तो वो हमेशा इससे लगने वाले समय से अधिक होगा। इस वजह से अगर हमें ये चीज़ें याद हैं तो ये सारे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की गति से तैर सकता है, तो स्पीड इसकी 40 और विपरीत दिशा में 26, ठीक है। बी का मान जो होगा, बी का तो इन दोनों के योग का आधा होगा, ठीक है। और डब्ल्यू का मान जो होगा इसमें से इसको घटाने पर आधा हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है शीतल जल में तैराक की चाल यानी कि बोट की चाल को ही तैराक की चाल बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटा के आधा करना पड़ेगा। 20 और 13 ऐसे भी कर सकते हैं, 20 और 13 33 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने आधा करके ही इनको जोड़ दिया, जोड़ करके आधा कर सकते हैं, आधा करके जोड़ दो 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीपी के तीसरे, 8वें और 13वें पद क्रम से ये है यहाँ पर, ठीक है, ये दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें से निम्न से कौन सा सही होगा ये बताना है यहाँ पर। तो जीपी का जो पहला पद होगा, यानी कि जीपी का जो तीसरा पद होगा, तो तीसरा पद कौन सा होगा जीपी का, तो इसका हो जाएगा AR। यहाँ पर अगर तीसरा पद है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर में आएगा P, ठीक है, बराबर में आ जाएगा P। 8वां पद कितना हो जाएगा, 8वां पद हो जाएगा इसका यहाँ पर 7 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा Q। और 13वां पद कितना होगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा R, क्योंकि जो जीपी का nवां पद होता है ये RN-1 होता है, ठीक है, यानी कि एक घटता चला जाता है, ठीक है। इसके बाद अब ये देखेंगे यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए AR की पावर 7 बटे AR की पावर 2 बराबर Q बटे P, ये भी तो लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको AR की पावर 12 बटे AR की पावर 7 बराबर R बटे Q, ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर ऊपर जाएगा तो घटता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा। तो कुल मिला करके ये दोनों बराबर बने, ये दोनों जो है ये बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 5-5 बच रहा है। तो Q बटे P हो जाएगा और R बटे Q, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम सामने गुणा कर लेंगे तो Q स्क्वायर बराबर PR हो जाएगा, QR स्क्वायर बराबर PR, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A डी हो जाएगा। इस तरह से करेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें दिया हुआ यहाँ से लघुत्तम समापत्त लेना है। यहाँ पे लघुत्तम समापत्त ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापत्तक में क्या लेते हैं, जो वेनिस्ट में जो हाईएस्ट होता है उसको लेते हैं, और एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसमें मिनिमम वाला लेते हैं। तो इसमें 3 स्क्वायर है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे पहली में तो आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, गुणा 8 है यहाँ पर, और 8 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी जगह 13 है यहाँ पर, यहाँ 13 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। इसमें कितना है, यहाँ तक अब 16 को देखेंगे, 16 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो ये इसका लघुत्तम समापत्तक हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, 3 की पावर 3, 8 की पावर 3, 13 स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ये दिया गया ग्राफ 4 शहरों PQR और S में 3 प्रकार के वाहनों XYZ की दुर्घटनाओं की संख्या का डेटा दिखाता है। यानी कि ये शहर है, ये और ये जो है यहाँ पर ये जो खंड बने हुए हैं ये वाहन है। जैसे वाहन ही हो गया XYZ है ना, ये वाहन है। ऐसे मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, ट्रक होगी, ऐसा मान लो कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम एक्स को कार माने तो ये 6 एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ 3 एक्सीडेंट हो रहे हैं, 7 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो टोटल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, 6 3 9 और 6 3 9 और 7 16,
यहाँ पर सवाल में क्या पूछा, सवाल में देखते हैं। सवाल में पूछा है कि सभी प्रकार के वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं की कुल संख्या के अनुसार शहरों का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो इस सभी शहरों में देखना हमें कि कितनी कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसका सही क्रम देखना। 6, 3, 9 और 7, 16 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखना है हमारा, यहाँ पर देखेंगे दूसरे में 5, 8, 2, 7 और 7, 7, 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6, 5, 11 और 3, 14, यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। 5, 4, 9, 6, 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के इसमें बढ़ता क्रम बताना है। तो बढ़ता क्रम पे तो सबसे लास्ट में तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में तो ऐसा होना चाहिए बढ़ते, और शुरू में जो है हमारा इन या तो आर रहेगा या क्यू रहेगा। शुरू में या तो आर रहेगा या क्यू रहेगा, और तीसरे नंबर पर जो रहेगा तो वो पी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पी एस वाले लास्ट के चौथे और पी एस वाले ठीक हो जाएंगे, यानी कि ये ठीक हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी या तो आर या क्यू ये इसमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आर होगा या क्यू होगा पहले नंबर पे, लेकिन हमें देखना है लास्ट में, हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है लास्ट के 3 और 4 पे क्या है। तो लास्ट के 4 पे 3 पे पी एस है, पी 3 पे है और 4 पे एस है। तो इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई यह है। ठीक है, एक विकर्ण दिया हुआ है, ये पहला विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई दी है y प्लस एक्स वाई और प्लस का 5, ये मीटर में है। ठीक है, और दूसरा विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण है y माइनस एक्स वाई प्लस 7। ठीक है, और आगे बोला है कि x का मान 2 है, y का मान 1 है। x का मान 2 और y का मान 1 है, तो 1 प्लस 2 एकम 2 और प्लस 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 8 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरे में y माइनस का 2 और प्लस का 7 ही आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये होता है इसका क्षेत्रफल, विकर्णों की गुणा बटे 2। तो 8 छंग 48 बटे 24 आ जाएगा यहाँ पर, बटे 2 करेंगे 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का 5वां पद यह है और उसका 10वां पद यह है, तो 50 पदों का योगफल क्या होगा। जिस तरह से जीपी का nवां पद होता है, इसी तरह से इसका भी ऐसे ही पद होता है। इसका nवां पद कितना होता है, इसका nवां पद होता है, जैसे टीएन है तो टीएन में nवां पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इसमें भी 1 घटता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5वां पद कितना हो जाएगा, 5वां पद है तो टीएन यानी कि 5 ए प्लस 4d, इस तरह से होता है ये भी। ठीक है, जिस तरह से हम उसमें कर रहे थे इसी तरह से इसको भी करेंगे यहाँ पर। 5वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 4d बराबर कितना है, 1/10 है। और 10वां पद ए प्लस 9d बराबर कितना है, 1/5, 1/5 है। 2 समीकरण बन गए यहाँ पर, समीकरण सॉल्व करनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, दूसरी में से पहली को घटा देंगे। तो यहाँ पर ये तो खत्म हो जाएगा, 5d बचेगा, 5d बचेगा, और 1/5 में से जब 1/10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5/50, यानी कि 1/10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 1/10 बचेगा, यानी कि डी का मान जो आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। ये 5 जो है इधर चला जाएगा, तो डी का मान जो आ जाएगा तो 1/50 आ जाएगा डी का मान। डी का मान आ जाएगा 1/50। अब इसको डी को कोई भी समीकरण में रख लेंगे, पहली में रख लेंगे। ए प्लस को छोड़ते हैं हम, सीधा डायरेक्ट करते हैं इसको। ए बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस का 4/50। ठीक है, डायरेक्ट करना होता है अगर समय बचाना होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 और 40, यानी कि ऊपर 10 बचेगा और नीचे 500 बचेगा, यानी कि 1/50 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/50 आ जाएगा। किसका मान, ए का मान, ए का मान भी 1/50 है, और डी का मान, यानी कि ए पहला पद है और डी इनका अंतर है, तो दोनों के मान 1/50 है। सवाल में पूछा 50 पदों का योगफल क्या होगा, 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो 50 पदों का योगफल, इसका जो योगफल होता है कितना होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। ये 50 पदों का या n पदों का योगफल है, ये n पदों, इसका n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। तो 50 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 50/2 और 2 गुणा ए आ जाएगा, ए का मान कितना है 1/50 है यहाँ पर, प्लस एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 49 आ जाएगा, और डी का मान यहाँ पर 1/50 है, डी का मान भी 1/50 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पर कॉमन बाहर आ जाएगा तो 50 से 50 कट जाएगा, 1/2 बचेगा यहाँ पर, 1/2 2 प्लस 49, यानी कि 51/2 आ जाएगा। 51/2 कितना होता है, 51/2 होता है 25.5, 25.5 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 17 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी तरह खाली है तो दोनों नल एक साथ खोला है तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल हैं, वह एक नल यह है और दूसरा नल खाली करने वाला है। पहला नल जो है ये बढ़ता है 15 घंटे में और दूसरा बढ़ता है 17 घंटे में। दोनों ये जो है दोनों नंबर कैसे हैं, कोप्राइम नंबर हैं, तो इनके गुणा करेंगे तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। 15 7 105 और 15 1 15 10 25। ठीक है, यहाँ पर 17 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा।
ये खाली करने वाला है, तो कुल मिला के ये भरने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि ये घंटे हैं, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरी जा रही है। 1 घंटे में केवल 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है, क्योंकि 17 भरता है, 15 खाली हो जाता है 1 घंटे में, तो 2 यूनिट उसमें एक टंकी में आ रहा है। हमें 255 भरनी है, 255 भरनी है, तो हमें 2 यूनिट से काम करना पड़ेगा। तो कितना, और इसमें सवाल में ये भी बोला कि 2/3 भाग, टोटल तो 255 है, तो 2/3 भाग कितना होगा, बटे 2 3, 3 से 2 से काट देंगे, 3 से काटना पड़ेगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15, यानी कि 85 घंटे में भरेगी वो टंकी जो है। टंकी का 2/3 भाग 85 घंटे में भरेगा। अगला सवाल है इसमें कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे रुपये 33 अधिक में बेचता और 14% का लाभ, यानी 14% का लाभ होता, अगर 33 रुपये अधिक में बेचता और उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने बेचना चाहिए, सवाल में ये दिया हुआ है। मान लेंगे उसका जो लागत मूल्य 100 रुपये है, लागत मूल्य 100 रुपये है वो, और अगर वो 16% कम पर बेचता उसको, ये CP है उसका, अगर वो 16% कम में बेचता तो 84 रुपये में बेचनी पड़ती उसको वो। 33 रुपये का अधिक लाभ होता कब, जब उसको 14% का लाभ होता। 16% कम पर बेचता, 14% का लाभ होता, 14% का लाभ होता तो 114 में बेचता, तो 114 बेचता तो यहाँ पर से कितने रुपये अधिक मिलते, 33 रुपये अधिक मिलते। पहली स्थिति में बोल रखा था अगर 16% कम पर बेचता है तो 84 मिल रहे हैं, 14% लाभ पर बेचता तो 114 बेचता, तो उस स्थिति में उसको 33 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 33 नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं उसको 16 और 14 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये का फायदा हो रहा है यहाँ पर उसको, 30 रुपये का फायदा होता है। रियलिटी में उसको हो रहा है 33 रुपये का। एक का मान जो है वो 33/30 के बराबर है। सवाल में क्या पूछा है, 100 का मान, 100 का मान हमें बताना। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर 3 से 1 कट जाएगा, यानी कि 110 आ जाएगा। 110 रुपये उसका CP है, रियल CP जो है 110 रुपये है उसका। सवाल में बोला है कि उस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचने के लिए कितने बेचना है, 25% लाभ कमाने के लिए 25% का मतलब होता है 25 चौका 100, 5/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 550/4, 550/4 से काटेंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 137.5। ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें, इसको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे इसकी। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल यात्रा करता है, वापसी में कार से यात्रा करता है। एक व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ पर जाता है, तो यहाँ से आता है पैदल और यहाँ से आता है वो कार से, तो उसको कुल कितने समय लग रहा है, 37 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये समीकरण वाला सवाल है। अगर वो पैदल जा रहा है और कार से जा रहा है तो उसको 37 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अगली बार बोला है उसने कि वह दोनों तरफ पैदल जाता है, P+P जाता है, तो उसको कितना समय लगता है, उसको लगता है 55 मिनट। ठीक है, तो पैदल में उसका कितना समय खर्च कर रहा हो, 55/2 हो जाएगा यहाँ पर। कार से कितना आ जाएगा, 37/2 माइनस का, यह आ जाएगा 37/2 नहीं है, 37 माइनस 55/2 है यहाँ पर। ठीक है, यह आ जाएगा यहाँ पर 37 माइनस 55/2, 37 दूनी 74 हो जाएगा। 74 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 74 में से अगर 55 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 9 19 बचेगा। ठीक है, C का मान आ जाएगा 19/2। सवाल में क्या पूछा है कि यदि वह दोनों तरफ कार से दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा, तो उसको एक तरफ से लग रहा है 19/2, दोनों तरफ से लगेगा 19 मिनट का समय लगेगा उसको। ऑप्शन नंबर B ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 23 मैचों में औसत रन 41 है एक में बल्लेबाज के, और अगले 10 मैचों में 16 के औसत रन बनाता है, तो 33 मैचों में उसके दोबारा बनाए गए रन का औसत बताना है इसमें। तो 23 मैचों में किसने कितने रन बनाए, उसने औसत से रन बनाए 41 के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 23 के 41 की जब हम गुणा करेंगे, 1 तिया 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 दूनी 2, 4 तिया 12, यानी कि 14 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 दूनी 8, 943 आ जाएगा। तो 943 बनाए उसने, और यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 मैचों में उसने 16 के औसत से बनाए, यानी कि 160 बनाए उसने। 3 10 9, यानी कि 1003 रन बनाए उसने, 1003 रन नहीं, 1103 रन बनाए। ठीक है, ये 1103 आएगा यहाँ पर, ये 1103 रन बनाए उसने। टोटल कितने हैं, 33। इसको 33 से भाग करेंगे, 33 से भाग कर देंगे, ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है यहाँ पर। ये तरीका ये है इसको करने का, डेविएशन से भी कर सकते हैं इसको। डेविएशन से कैसे करेंगे, 23 मैच में बनाता है वो, कितनी की औसत रन बनाता है, 41 की, और 10 मैच में बना रहा है वो 16 की औसत से रन बना रहा है। यहाँ पे हम मान लेंगे इसका औसत जो है 30 है। ठीक है, औसत 30 है यहाँ पर मान लेंगे, तो 41 से कितना कम है औसत, तो ये माइनस का 11 कम है, और कितना अधिक है, 14 अधिक है यहाँ पर। इसके ऊपर गुणा करेंगे, 11 तिया 33 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 और 3 25 माइनस का 253 आएगा, और ये 140 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 1 113 माइनस का 113 आएगा, तो ये माइनस का 113 है ये, तो ये 33 के 33 पर बटेगा 113। ठीक है, 33 पर बटेगा 70, 113 बटेगा 70,
33 पर, इसको काटेंगे 33 दूनी 66 और 33 तिया 3 तिया 3 बार जाएगा ये, 33 तिया 3 बार, यानी कि 33 तिया 99 हो जाएगा। बचाया कितना यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है 14 बचेगा। उसको जब काटेंगे तो कितनी बार, लगभग 4 तिया 12 4 बार जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है 4 बार जाएगा। इसके बाद 3.4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस का आया यहाँ पर, ये माइनस का चल रहा था ना यहाँ पर, तो ये माइनस का 4 इसमें जुड़ेगा, इतना डेविएशन आया था तो इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर 3.4 को, इसको तो कितना आ जाएगा 33.4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पॉइंट का आगे भी निकाल सकते थे, 33.4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नहीं, डेविएशन से हर बच्चा नहीं कर पाता, डेविएशन से करने में गलती का भी अभाव रहता है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब देखो इसमें कितना समय लगा और इसमें कितना समय लगा, मैं मानता हूँ कि इसमें हम जल्दी कर लेंगे, इसमें इस वाले में हम जल्दी कर सकते हैं, और डेविएशन में सोचना पड़ता है थोड़ा सा, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। जिस तरह से कर सकते हैं हम करें तो। अगला सवाल है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये सवाल है यहाँ पर तृतीयानुपाती का, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इसको करने के कुछ सूत्र भी देखे हैं मैंने कि फॉर्मूले से करते हैं इनको करने के लिए, फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयानुपाती हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, क्या करना है हमें 16 56, और इसका तृतीयानुपाती 56 को बढ़ा लेंगे एक बार और इसको लास्ट में कर लेंगे। हमें ये रखना आना चाहिए बस, सब में हमें ऐसे करना है, चौथानुपाती हो या कितना भी हो, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा करके बराबर करना है बस। 16x बराबर 56 गुणा 56 ये करना। काटेंगे 4 से, ये 4 बार जाएगा, 4 से काटे 4 चौक 14 चौका 56, फिर 4 से काट लेंगे 14 बचेगा, यानी कि x का मान जो आ जाएगा 14 का 196 होता है, यानी कि x का मान यहाँ पर ए हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इन सवालों को हम। अगला सवाल है, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से इतने पर चलती है, थोड़ा सा लंबा सा सवाल है, करते हैं इस सवाल को। एक रेलगाड़ी है ए, स्टेशन है एम, और एक स्टेशन है यहाँ पर। रेलगाड़ी चलती है यहाँ पर, यहाँ से स्टेशन एन की तरफ कितने बजे चलती है, 6:15 पर चलती है ये AM पर, और कितने समय पर पहुँच जाती है स्टेशन बी पर, पहुँच जाती है 3:15 पर, 3:15 PM पर पहुँच जाती है। तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं यहाँ से पहुँचने में, इसको 6 यानी कि 9 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर इसको पहुँचने में। दूसरी रेलगाड़ी जो है वो बी, ये क्या करती है, ये एन से निकलती है 8:15 पर, 8:15 पर निकलती है, और AM पर सुबह को, और ये दोपहर में पहुँच जाती है 2:15 पर, यहाँ पर 2:15 PM पर पहुँच जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं यहाँ से 8 यानी 15 का, यानी कि 6 घंटे लग रहे हैं इसको यहाँ पर, इसको 6 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर टाइम का हमारे पास रेशियो है ए का और बी का, रेलगाड़ी ए और बी का हमारे पास रेशियो है 6 और 9। स्पीड का भी रेशियो हम निकाल सकते हैं, 6 और 9 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। 6 नम 54, हम मान लेंगे ये दूरी जो है 54 की मी है, ठीक है। 6 नम 54 की गुणा करके, क्योंकि टाइम की अगर स्पीड की गुणा कर दिया तो दूरी आ जाती है वो, तो हम इसको मान लेंगे 54 किलोमीटर की दूरी है। अब ये आमने सामने आ रही है, किस तरह से आ रही है, आमने सामने आ रही है। सवाल पूछा है कि उनका मिलने का समय ज्ञात करना है, ए और बी के मिलने का, यानी कब मिली है अभी। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर 54 किलोमीटर की दूरी है तो समय सापेक्ष चाल चाहिए। सापेक्ष चाल कितनी होगी, 9/6 = 15 हो जाएगी, ठीक है 9/6 = 15 हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी सापेक्ष चाल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6:15 पर निकली थी और ये 8:15 पर निकली थी, तो हमें पहले जो ए गाड़ी है ना इसको 8:15 पर ले जाना है, 8:15 पर ले जाना है, तो इसका मतलब हमें इसको 2 घंटे की दूरी तय करानी पड़ेगी। तो 2 घंटे की दूरी कितने, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये, 2 घंटे में कितनी तय करेगी, इसकी स्पीड है 9, 2 9 दूनी 18, 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी यहाँ पर ये 54 में से। तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 42 किलोमीटर की दूरी बच रही है अभी। इस 42 किलोमीटर की दूरी को, 42 किलोमीटर की दूरी को सापेक्ष चाल से तय कराना पड़ेगा हमें। 42 किलोमीटर की दूरी है बटे 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा, बचेगा 15 अट्ठे 120, यानी कि ये मिनट में भी करना पड़ेगा हमें, घंटे में नहीं लेना, तो मिनट में भी करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको जब काटेंगे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4/5 और गुणा 60, ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी कि 2 घंटे 48 मिनट के बाद ये मिलेंगी। कब से मिलेंगी, ये मिलेंगी 8:15 के बाद से, क्योंकि हम इस वाली गाड़ी को जो है ये ट्रेन को हम 8:15 पे ले गए हैं। 8:15 के बाद से, 8:15 के बाद से ये 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिलेंगी, ये 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिलेंगी। तो 5 और 8 3 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल 6, तो 6 को हम 0 लिखते हैं, हासिल बचा 1, 8 2 10 और 11, यानी कि 11:03 पर मिलेंगी ये। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर, 11:03 पर मिलेंगी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से इसका ब्याज का अंतर के बारे में दिया हुआ है। मैंने पिछले प्रैक्टिस में बताया था कि इसका हमें फॉर्मूला जरूर याद पता होना चाहिए, 2 साल का और 3 साल का। 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है डिफरेंस बराबर PR² बटे, यानी कि ये कर लेंगे। और 3 साल के लिए क्या होता है डिफरेंस, 3 साल के लिए डिफरेंस एक तो यही रख लेंगे हम, R/100 का वर्ग और गुणा में 3 + R/100। हालांकि हमें अब ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, यूज हमें कहाँ करना है, जहाँ हमें ये दर नहीं दी होगी, ठीक है, लेकिन ये याद रखना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 10% को हम इसका सक्सेसिव लेकर भी कर सकते हैं, और भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका लगता है और सबसे आसान तरीका है, और उस तरीके से बहुत कुछ हल होता है। तो हम क्या करेंगे, 10% की दर है यहाँ पर, ठीक है, 10% की दर है, तो इसको मान लेंगे 100 रुपये धनराशि मान लेंगे, क्योंकि 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, 1/10 इसकी फ्रैक्शन होती है, 100 रुपये की धनराशि मान लेंगे हम इसको। 2 साल के लिए 100 मान लेंगे, तो राशि मान लेंगे P है, 1/, की फ्रैक्शन हो जाएगी। पहले साल के लिए 10 × 2 आएगा, क्योंकि रेशियो मेथड है, 2 साल के 2 1 का होता है, 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात, 10 से इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 1, ये वाला 1, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 जो है ना यहाँ पर, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है यहाँ पर, ठीक है, इसका अंतर 1 है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि इसका अंतर 1060 है, तो 1 का मान जो है वह 1060 आ गया यहाँ पर। 1 का मान 1060 है। सवाल में क्या पूछा है, वह राशि कितनी, तो राशि हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, 100 से और गुणा कर देंगे, 10 और ये आ जाएगा 1,06,000 रुपये। ऑप्शन डी में है ये, ठीक है, 1,06,000 रुपये ऑप्शन डी में। एक तरीका तो ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही लगता है भी यही तरीका सबसे अच्छा। और अगर इसको हम सक्सेसफुल लेकर करें तो वैसे भी कर सकते हैं, और 10 का मान 11, 10, 11 इस तरह से भी कर सकते हैं, 100 और 121 आ गया यहाँ पर। ये अंतर कितना है यहाँ पर, इस तो कई सारे तरीके होते हैं इसे करने के, ठीक है। तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है, इसी तरीके से सवाल करनी चाहिए ये वाले, लेकिन इसके मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं यहाँ पर, 2 साल के और 3 साल के, ठीक है। फॉर्मूले से हमें तब करना है जब हमारे पास दर नहीं दी होगी। अगला सवाल यह है कि 6 लड़कियां और 8 लड़के किसी परियोजना में कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 6 गर्ल्स हैं और प्लस का 8 बॉय हैं, और एक परियोजना है उसमें 10 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो ये टोटल काम हो जाएगा। दूसरी तरफ वही कंडीशन है, जबकि 26 लड़कियां, 26 गर्ल्स हैं और प्लस 48 लड़के हैं, 48 लड़के हैं, उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 48 बॉय हैं, उसी काम को 2 दिन में करते हैं। दोनों तरफ बराबर काम आ गया, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। 2 पंजे 10 आ जाएगा, 5 छंग 30 जी आ जाएगा यहाँ पर, और 5 अट्ठे 40 भी आ जाएगा बराबर। यहाँ पर आ जाएगा 26 जी और प्लस का 48 बी आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा इधर 4 जी आ जाएगा घटकर, और इधर आ जाएगा 8 बी आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि जी की जो एफिशिएंसी है गर्ल्स की, तो जी की एफिशिएंसी आ जाएगी इधर वाली, यानी कि 2, और बॉयज़ की जो आ जाएगी 1। 4 दूनी 8 होता है, तो बॉयज़ की आ जाएगी एफिशिएंसी 1। टोटल काम या तो यहाँ पर रख दो इन जी और बी का मान, या यहाँ रख दो, टोटल काम निकल आएगा। जी का मान ऊपर रखेंगे, 6 दूनी 12 और 8 20, यानी कि 200 आ जाएगा। टोटल काम जो है वो 200 है यहाँ पर, ठीक है, टोटल काम 200 आ गया। आगे बोला है कि 10 लड़कियाँ और 30 लड़के, इस टोटल काम को 10 लड़के 10 लड़कियाँ, ठीक है, 10 लड़कियाँ यहाँ पर 2 से करेंगे, तो यानी कि टोटल 20 हो जाएगा। 30 लड़के हैं तो 30 लड़की, एक लड़की की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 30 आ जाएगा, यानी कि 200/50 आ जाएगा। ये जो करेंगे 20 लड़के 30 लड़के 50 की एफिशिएंसी से काम करेंगे 200 काम को, यानी कि 4 दिन में कर लेंगे। दिन है घंटे हैं, यहाँ पर कितना दिन ही दिया है, तो 4 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये पाई चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। जब इस सवाल को देखेंगे हम, इस सवाल में देखा है 2 चार्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 5000 है, और कुल लड़कियों की संख्या 1550 है। ये नामांकित कुल विद्यार्थी हैं, और इधर ये नामांकित लड़कियां हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ पर है सवाल, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या, क्राफ्ट है, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या 22% है, और स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 5000 है, तो इसका कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, 1550 हैं, तो क्राफ्ट में कितनी होंगी, 22% होंगी। मैंने भी पिछले प्रश्न में बताया था कि इन सवाल में तुरंत एकदम से ही कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो हम 22% ही रहने देंगे यहाँ पर। अब आगे बोला है कि टोटल लड़कियाँ, टोटल बच्चों का कितना परसेंट है, टोटल बच्चों का कितना परसेंट है, 5000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5000। ये ऑलरेडी परसेंट लगा हुआ है, तो 100 लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये कट जाएगा एक यहाँ पर, ठीक है, और इस 5 से ये काटेंगे तो 5 या 15 और 5 ही कम 5 बचेगा। 31 की और 22 की गुणा करेंगे तो 682 आएगा, ठीक है, 682, और नीचे बचा हुआ है 100। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 6 के बाद लगेगा, 6.82 आ जाएगा इसका, 6.82%। परसेंट ऑलरेडी हमारा चल रहा था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ कैलकुलेशन करके समय बर्बाद करते हैं, इसलिए पहले ही कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल है
अगला सवाल यहाँ पर ये दिया है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु इतनी है। इसमें ऑप्शन कट गए थे इसमें, तो 6 लड़कियों की एक औसत आयु दी हुई है, कितनी x वर्ष है। 6 लड़कियों की आयु औसत आयु x वर्ष है, तो टोटल आयु 6x हो जाएगी। आगे बोला है कि ए x-2 x+4 x+8 और x+10 आयु वाली 4 लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा की नई औसत आयु कितनी होगी। भाई 4 लड़कियां और आ गई, यानी कि 4 लड़कियों की टोटल लड़कियां तो होंगी 10, ठीक है। और कितनी कितनी उम्र है इनकी, x-2 प्लस का x+4 x+8 और x+10, ठीक है। ये है 1 2 3 4, 4x तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 बचेगा यहाँ पर, 8 2 10 या 20 आ जाएगा, ठीक है। 4x+20 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10x+20। इसको जब जोड़ेंगे तो 10x+20 आ जाएगा यहाँ पर टोटल, ये 10x+20 आ जाएगा। तो ये 10 लड़कियां हैं और इनकी आयु ये है, तो इनका औसत बताना है बस। यहाँ पर सवाल मुझे पूछा है, इन्हीं का औसत पूछा है, तो 10 तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 10 से 10 कट जाएगा तो x+2 बचेगा। x+2 जो है वो इनका औसत है, कक्षा की नई औसत आयु जो है वो x+2 है। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, इसमें दिया वही है, ठीक है। ऑप्शन लगा रखा था इसमें मैंने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी पर बाट पर अंकित वजन 8% कम का वजन प्रयोग करता है। यानी कि सीपी और एसपी का हम ले लेंगे रेशियो। सीपी का रेशियो होना चाहिए यहाँ पर, सीपी 100 है तो ये 147 होना चाहिए। 147 के लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है और 8% कम का वजन भी प्रयोग कर रहा है वो। 8% कम यानी कि 92, यहाँ जाएगा 100 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जित लाभ बताना कितना है, तो 100 से 100 तो ये कट जाएगा। जब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो 100 तो कट जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ से कुछ और भी कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। तो यहीं से घटा लेंगे तो सीपी हो जाएगा यहाँ पर, सीपी और एसपी का रेशियो, नया रेशियो आ गया 92 और 147, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ कितना होगा, 5 और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। 55 का लाभ होगा कितने पर, 92 पर, गुणा 100 कर लेंगे यहाँ पर। ये निकटतम में पूछा है यहाँ पर, निकटतम में, तो 55 और गुणा 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 41 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 पंजे 10, यानी कि 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कि 2750 तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और बचेगा नीचे 41 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जा सकता है, 6 6 चौक 24, ठीक है, 240, ठीक है, 6 बार जाएगा। तो 6 के साथ तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ही है, ठीक है, 3 ऑप्शन है यहाँ पर 6 के साथ, तो पूरा पूरा काट लेंगे, जो सा भी होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे थोड़ा सा इसको। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है। यहाँ पर ये माता है, ये मदर है, और ये पुत्री है, डॉटर। इसमें दिया है कि माता की आयु मान लेंगे ए है और इसकी मान लेंगे बी है आयु। यहाँ पर ये करना पड़ेगा, कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। इसमें दिया हुआ है कि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से, पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी दी हुई है, इसको कर लेंगे हम 2a प्लस 4b बराबर 2a माइनस 4b बराबर 26 ही आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि a माइनस 2b बराबर 13 आ जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, दूसरी में दिया हुआ है कि पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 3b बराबर 2 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम ऊपर, a माइनस 3b को लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 2 कंडीशन बन गई हैं यहाँ पर, दोनों कंडीशन बन गई हैं। यहाँ पर पहली में से दूसरी को घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये b बचेगा यहाँ पर, इसको जब घटाएंगे तो b बचेगा, और ये बचेगा यहाँ पर 11, यानी कि उसकी पुत्री जो है, तो पुत्री वो 11 वर्ष की है। सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। ये तो 11 वर्ष की है। इसमें रखेंगे हम a माइनस 22 बराबर 13, तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर 35, a का मान 35, यानी कि ये 35 वर्ष की है, माता उसकी 35 वर्ष की, तो इनमें अंतर कितना है, 24 का, ठीक है, अंतर 24 का है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसको इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर देना है। ये जीवन है, ये साझेदार है लड़के ये, और इनका शेयरों का प्रतिशत है, ठीक है। किसी कंपनी में, कंपनी ने अपने 5 साझेदारों के बीच 10 लाख शेयर जारी किए, 10 लाख शेयर जारी किए। यदि जीवन मीरा को अपने 20,000 शेयर बेचने की पेशकश करता है, तो मीरा के पास कितने शेयर हैं। ये 10 लाख रुपए दिए, यानी कि इस शेयर में उनका रुपया लगा हुआ था, ठीक है। 10 लाख शेयर उन्होंने दे दिए, 10 लाख। तो यहाँ पर ये देखना है कि जीवन के कितने बचेंगे, जीवन के 10% है, तो 1 लाख रुपए जीवन के खाते में आएंगे, ठीक है, 1 लाख जीवन के खाते में आएंगे। और मीरा के खाते में कितने आएंगे, मीरा को अपने 20,000 दिए, तो मीरा का देखना पहले, मीरा के 45 है, तो मीरा का आ जाएंगे
5 लाख, ठीक है। मीरा के आ जाएंगे 4.5 लाख रुपए मीरा के हिस्से में। यहाँ पर मीरा के हिस्से में जो आएंगे तो 4.5 लाख शेयर आएंगे। और यहाँ देखा कि जीवन ने मीरा को 20,000 दे दिए अपने, 20,000 और दे देंगे इसको, तो 4.7 लाख हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम 34,480 रुपये पर अधिकतम छूट प्रदान करेगी? तो यहाँ पर 34,480 का तो कोई काम है नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7% और 3% की 2 क्रमिक छूट। 7 और 3 10, और यहाँ पे 8 और 2 10 है यहाँ पर, यानी कि दोनों का योग 10 है। और इसमें डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर जो भी अधिक डिफरेंस है वही छूट अधिकतम होगी। 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर ये 4 का है और यहाँ 6 का है, तो इसका मतलब कि बी जो है ये इससे अच्छी छूट देगी, तो ये कभी कम नहीं होगा। सवाल में अधिकतम छूट के बारे में बात की गई है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट करेंगे हम इसको 8 को और 2 को, क्योंकि यहाँ पर एकल छूट है 9.8% की। तो हमें बस ये देखना है कि ये 9.8% से कम है, बराबर है या अधिक है। माइनस का 8, माइनस का 2 और ये प्लस का 8 दूनी 16, यानी कि 0.16 बचेगा। यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 0.16, यानी कि 9.84। 9.84% की छूट ये देगी, ठीक है। 9.84% की छूट देगी और ये 9.80% की, तो इसका मतलब बी सी से अच्छी है, तो डी बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसमें जो अधिकतम छूट प्रदान करेगी वो 8% और 2% की क्रमिक छूट प्रदान करेगी, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 5 10, आने वाली संख्याओं का योग 10 है। संख्या 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 10 कब आ सकता है? 10 आ सकता है कि दोनों पासों पर 5 5 हो, दोनों पासों पर 6 4 हो, और एक पर 4 हो और दूसरे पर 6 हो, इस तरह से। यानी कि 3 बार टोटल रिजल्ट जो होंगे वो 3 होंगे टोटल रिजल्ट। और सवाल में भी ये बोला है कि 5 के कम से कम एक बार, तो 5 तो केवल एक में आ रहा है, तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/3। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 24 50 15 निम्न से किससे विभाज्य है? तो या तो यहाँ पर 5 से या 15 से होगी, 11 और 2 से तो हो ही नहीं सकती यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो 5 से होगी इसमें, क्योंकि 5 हो सकता है 15 से विभाज्य, क्योंकि लास्ट में 15 है, लेकिन ये संख्या 5 से विभाज्य जरूर होगी, तो 5 को हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लगा देंगे, हालांकि काट के भी देख सकते थे अलग अलग, 15 से और 5 से। आखिरी क्वेश्चन है, कोई आदमी कुल 12,050 की राशि 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। दोनों भागों से मिलने वाली धनराशि बराबर है, दोनों जो भाग हैं उनसे जो धनराशि मिलेगी बराबर है वो। तो पहला भाग है उसका, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग उसने SI पर, दूसरा भाग CI पर। यहाँ पर जो मिलेगी तो टोटल धनराशि मिलेगी 100 प्लस साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज में तो दर होती है वो 2 बार जुड़ जाएगी, 10 प्लस 10 इस तरह से, ठीक है। तो 20 यानी कि 121 हो जाएगा टोटल यहाँ पर, ये 121 हो जाएगा यहाँ पर, 120 और ये हो जाएगा 121, क्योंकि 20% का सक्सेस जो होता है 21 होता है, और टोटल जो है हो जाएगी वो 121 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ की जो पहला भाग पर जो धनराशि है दूसरे भाग पर मिली धनराशि बराबर है। तो आई का इनका दोनों का जो धनराशियों का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 121 अनुपात 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि CI पर जो निवेश की गई है उस पर धनराशि मिल रही है 120 और SI पर मिल रही है 121। अब आगे इसमें देखना दोनों भाग बराबर है, ये दोनों भाग बराबर है, हमने कर लिए थे यहाँ पर, ठीक है, दोनों भाग बराबर कर लिए थे। और इनका जो योग है यानी कि 241 किसके बराबर है, 12,050 के बराबर है। इसको काटेंगे यहाँ से, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा, एक जी पर भी है, 1 का मान 50 आ जाएगा। सवाल में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर 120 है, 120 से और गुणा कर देंगे यहाँ पर, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा।